नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मंगलवार को पुणे में शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। मुलाकात पहले से तय थी, कार्यक्रम पहले से तय था, लगभग 3 महीने पहले से। बड़ी कोशिशें हुई कि शरद पवार न जाएं, लेकिन शरद पवार गए। जिसके लिए कोशिश नहीं हुई वो भी गए, यानी सुशील कुमार शिंदे, जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, देश के केंद्रीय गृह मंत्री भी रह चुके हैं और वो ट्रस्ट के सदस्य हैं, इस नाते वहाँ मौजूद थे। अब कांग्रेस पार्टी चाहती तो दबाव डालती उन पर कि वो भी न जाएं, लेकिन पता नहीं दबाव डाला गया कि नहीं। लेकिन एक बात है, जो वहाँ दृश्य था मंच पर, जितनी सहजता का दृश्य था, उससे बाहर उतनी ही बेचैनी का दृश्य था। दो अलग अलग जो है आपको दृश्य, एक बिना देखे हुए दिखाई देगा, यानी जो मंच से बाहर का दृश्य था। जितनी पार्टियां हैं INDIA में इंडिया में, उन सब में बेचैनी थी कि शरद पवार आखिर क्यों जा रहे हैं कार्यक्रम में। और शरद पवार ने किसी की सुनी नहीं, किसी से मिलने से भी मना कर दिया। और जिस तरह से वो हंस रहे थे, जिस तरह से हंसते हुए दोनों मिले, दोनों में बातचीत हो रही थी, ऐसा लगा नहीं कि कोई कटुता है। अब आप देखिए, ये ताली जो है ना, वो दोनों हाथ से बजती है। आपको याद होगा 2019, 2 दिन की सरकार अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की, शरद पवार ने गिरा दी। उसके बाद उद्धव ठाकरे को लेकर गए, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी बनाई, बीजेपी को सत्ता में आने से रोक दिया, जबकि जनादेश मिला हुआ था। बीजेपी शिवसेना के गठबंधन को जनादेश मिला था, स्पष्ट बहुमत मिला था, फिर भी रोक दिया। लेकिन क्या प्रधानमंत्री ने कभी शरद पवार से मिलने से मना किया? कहा कि नहीं, आपने हमारी सरकार नहीं बनने दी, ये हमारी सरकार जो बनी उसको 2 दिन में गिरा दिया, तो आपसे कैसे मिल सकते हैं? इस तरह का व्यवहार राजनीति में नहीं होता और कभी नहीं होता रहा। ये व्यवहार शुरू हुआ है, मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत से लोगों को इस बात का बहुत बुरा लग सकता है। बुरा के अलावा बहुत से लोगों को लग सकता है कि ये पक्षपातपूर्ण बात है, लेकिन ये वास्तविकता है कि सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद का ये दृश्य है। मैं एक बहुत पुराना आपको किस्सा सुनाता हूँ, उत्तर प्रदेश का है और एक ही पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का है। हर पार्टी में मतभेद होते हैं, ग्रुप होते हैं। गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और रफ़ी अहमद किदवई केंद्रीय मंत्री थे, नेहरू जी के बड़े करीबी थे, दोनों करीबी थे वैसे, और दोनों में लेकिन राज्य की राजनीति में पड़ती नहीं थी। और रफ़ी अहमद किदवई हर शुक्रवार की रात में दिल्ली से एक बहुत पुरानी ट्रेन है, चलती है, अब भी VIP ट्रेन मानी जाती है, लखनऊ मेल, उससे चलते थे। सुबह लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर उतरते थे, वहाँ से सीधे पंत जी के घर जाते थे और उनकी पत्नी से कहते थे कि जल्दी से नाश्ता कराइए, मुझे पंत जी के खिलाफ पॉलिटिक्स करने के लिए जाना है। वहीं रुकते थे 2 दिन, उनके खिलाफ गुटबाजी करते थे, उनके खिलाफ जो लोग हैं उनको गोलबंद करते थे। लेकिन दोनों में कभी कभी ये नहीं हुआ कि उनके घर में उनको जाने में संकोच हो या पंत जी के घर वालों को उनको खिलाने या रोकने में संकोच हो। इस तरह के संबंध पार्टियों से इतर जो है, इंटर पार्टी रिलेशनशिप आप अगर उसको नाम देना चाहें, कह सकते हैं, तो लंबे समय से राजनीति में है कि विचारधारा के मामले में विरोधी हैं, राजनीतिक रूप से विरोधी हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, लेकिन निजी संबंध अलग होते हैं या गैर राजनीतिक कार्यक्रमों में अलग तरह का दृश्य देखने को मिलता है। ये बिगड़ा क्यों? बिगड़ा जो 2004 से 2014 के बीच कांग्रेस की UPA की सरकार रही, उस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरह से परेशान करने की कोशिश हुई, सारे हथकंडे अपनाए गए। सरकार, मीडिया, NGO, केंद्रीय एजेंसियां, जिसका भी सहारा लिया जा सकता हो, यहाँ तक कि मैं कह सकता हूँ अदालत का भी, कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी को जेल भेज दिया जाए। लेकिन कांग्रेस सफल नहीं हुई, वो कटुता वहाँ से शुरू हुई। तो नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी में उस तरह का संवाद कभी हो सकता है, ये इसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। और दोनों ओर से मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई पहल या इसकी कोई कोशिश हुई होगी।
तो और उसका असर, सोनिया गांधी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति ऐसा रवैया रखती हैं तो कांग्रेस के किसी दूसरे नेता की हिम्मत कैसे है? तो ये राजनीति में ये बदलाव जो है ये सोनिया गांधी के काल का है, उससे पहले नहीं था। बल्कि कहें कि जब तक अटल जी की सरकार थी तब भी सोनिया गांधी और कांग्रेस के लोगों से बड़े अच्छे रिश्ते थे। अटल जी ने तो गांधी परिवार के लिए इतना बड़ा काम किया जिसका उनको आजीवन ऋणी होना चाहिए। ये अलग बात है कि हर चुनाव से पहले उनको अंग्रेज़ों का पिट्ठू बताया जाता था कांग्रेस की ओर से। तो राजनीति में व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह होते हैं और राजनीतिक अदावत, दुश्मनी, विरोध, प्रतिस्पर्धा वो अपनी जगह पर होती है। लेकिन वर्तमान का भी एक संदर्भ है। आपको मालूम है कि अजीत पवार पार्टी लेकर अभी मतलब औपचारिक रूप से तय नहीं हुआ है, लेकिन लगभग साफ दिखाई दे रहा है पार्टी लेकर निकल चुके हैं शरद पवार के खेमे से और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार में शामिल हो गए हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए हैं। लेकिन एक बात आपने नोटिस की होगी कि अजीत पवार और उनके साथ जो लोग आए हैं उनमें से किसी ने भी ये कोशिश नहीं की कि शरद पवार को अपमानित किया जाए। जिस तरह से एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के गुट में निजी दुश्मनी का माहौल बना, उस तरह की परिस्थिति एनसीपी में नहीं बनी और दोनों पक्षों ने नहीं बनने दी। शरद पवार ने भी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी जो लोग छोड़कर गए उन पर नहीं किए, उनके खिलाफ कोई कटु शब्द नहीं कहे। अब कांग्रेस के लोगों का ये मानना है कि शरद पवार कंफ्यूज्ड हैं और या फिर कंफ्यूज्ड होने का नाटक कर रहे हैं। तो पिछले दिनों, अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के लोग, मतलब इस कार्यक्रम से 2-4 दिन पहले कांग्रेस के लोग मिलने गए दूसरे संदर्भ में कि ज्वाइंट रैलीज हों। शरद पवार बहुत उत्सुक नहीं दिखे। अब विपक्षी जो गठबंधन है उसकी अगली बैठक यानी तीसरी बैठक मुंबई में होनी है। शरद पवार का सहयोग न होना ये बड़ा संदेश देगा। हालांकि अभी उन्होंने औपचारिक रूप से ऐसी कोई बात नहीं कही है, लेकिन एक शक का बीज पड़ चुका है। लग रहा है कांग्रेस को और विपक्षी गठबंधन के दूसरे दलों को कि शरद पवार 2024 के चुनाव से पहले किसी भी तरफ जा सकते हैं, यानी विपक्ष के साथ भी रह सकते हैं और बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। और बीजेपी के साथ जाने का उनका रास्ता खुला रखा है उनके भतीजे और उनके साथियों ने, जो भाजपा के साथ अभी गए हैं। दूसरा कारण, बीजेपी और अजीत पवार और उनके साथी दोनों नहीं चाहते कि शरद पवार को इतना चिढ़ाया जाए कि वो बदला लेने पर उतर आए। सतारा की सभा न अजीत पवार भूले हैं न बीजेपी के नेता भूले हैं, जब बरसते पानी में शरद पवार भाषण देते रहे। उससे पहले 2 दिन या 3 दिन पहले उनके खिलाफ ईडी का सम्मन आया था और उसके विरोध में उसका बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। तो शरद पवार के पास एक ही कार्ड बचा है, वैसे उद्धव ठाकरे के पास भी वही कार्ड बचा है, वो है इमोशनल कार्ड, भावुकता का, कि परिवार को तोड़ा, परिवार की विरासत को तोड़ा। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं परिवार की विरासत को तोड़ा, शरद पवार कह रहे हैं कि एक तरह से राजनीतिक परिवार को तोड़ दिया। तो अजीत पवार के जाने से शरद पवार को ज़्यादा चिंता इस बात की है कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले के राजनीतिक भविष्य का क्या होगा। अब देखिए, इसी पर निर्भर करेगा शरद पवार किस तरफ जाएंगे। उनको जिस पक्ष में अपनी बेटी का राजनीतिक भविष्य दिखेगा, शरद पवार उसी ओर जाएंगे। सुप्रिया सुले जब से अजीत पवार गए हैं तब से जो है कहीं दिखाई नहीं दे रही थी सार्वजनिक रूप से। वो बेंगलुरु की बैठक में भी नहीं गई थी, उसके अलावा भी नज़र नहीं आ रही थी। एक दिन संसद में ज़रूर जो धरने पे बैठे थे सांसद, उनके साथ बैठी हुई दिखाई दी, उसके अलावा नहीं। लेकिन इस मामले पे पुणे का जो कार्यक्रम था उसके मामले पर बोलने के लिए सामने आई। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने कुछ गलत नहीं किया है, ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, पहले से तय था और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हैं। तो इसको बीजेपी से उस तरह से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री को भी पता है कि शरद पवार की जो ताकत बची है उसको लेकर वो कोई बहुत बड़ी चीज़ खड़ी नहीं कर सकते हैं, न पार्टी अपनी खड़ी कर सकते हैं, न चुनाव में कोई बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। जब पार्टी एकजुट थी और उनकी लोकप्रियता जो है अपने चरम पर थी, तब भी वो कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन कर पाए हो ऐसा नहीं है। लेकिन
शरद पवार अगर इमोशनल कार्ड खेलेंगे तो उसका नुकसान अजीत पवार और बीजेपी दोनों को हो सकता है। बीजेपी नहीं चाहती कि वो नुकसान उठाने की नौबत आए उसको। इसलिए आप देखिए, प्रधानमंत्री ने पूरे वातावरण को पुणे में एकदम सहज बना दिया। वहाँ जो मंच पर दिख रहा था उसको देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि जिस पार्टी ने शरद पवार की पार्टी को तोड़ा और उनके सभी विश्वस्त साथियों को लेकर चली गई, उसके मुखिया के साथ जो है, उसके सबसे बड़े नेता के साथ शरद पवार जिस तरह से बात कर रहे हैं कि कोई कटुता है या इस बात की शिकायत है कि आपने हमारी पार्टी क्यों तोड़ दी, तो सवाल ये है कि उसका जवाब भी है। शरद पवार जानते हैं कि राजनीति में ये खेल चलता रहता है, हर समय आपका दांव नहीं चलता। 2019 में शरद पवार का दांव चला था, 2023 में भारतीय जनता पार्टी का दांव चला है, और उनको मालूम है कि अब उनके पास समय नहीं ज़्यादा मतलब सक्रिय राजनीति का समय नहीं है ज़्यादा। तो इसलिए उनको मालूम है कि उनकी एक सीमा है, उस सीमा में रहकर वो क्या हासिल कर सकते हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं। उनको अगर आप शरद पवार की जगह अपने को रख कर देखिए तो उनको नज़र आएगा कि 2024 में नरेंद्र मोदी लौट रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। ऐसे में कम से कम अगले 5 साल यानी 2024 से 2029 तक भारतीय जनता पार्टी का राज रहेगा। और ये 5 साल अगर उनकी बेटी का जो पॉलिटिकल करियर है वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाया तो फिर ख़त्म हो जाएगा। तो अब सवाल ये है कि उनके लिए विपक्षी एकता ज़्यादा महत्वपूर्ण है या बेटी का पॉलिटिकल करियर। इसके आधार पर वो तय करेंगे किधर जाएंगे। शरद पवार या बीजेपी इस तरह की राजनीति करने वालों में नहीं है जिस तरह की राजनीति इस समय तमिलनाडु में हो रही है। तमिलनाडु में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे से किस कदर विरोध नहीं दुश्मनी रखने लगे हैं, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए आपको सिर्फ एक उदाहरण देता हूँ। डीएमके के नेता की बेटी ने शादी कर ली एआईएडीएमके के नेता के बेटे से। डीएमके के नेता ने अपनी बेटी से संबंध विच्छेद कर लिया, कारण सिर्फ ये कि वो अन्ना द्रमुक के नेता के बेटे से उसने शादी कर ली। अब इस तरह का उदाहरण आपको भारतीय राजनीति में मुझे नहीं लगता कि कोई मिलेगा। इस हद तक पार्टी से दुश्मनी हो कि बच्चों को आप डिसोन करने पर आ जाएं। लेकिन इस तरह का हो रहा है तमिलनाडु में, उसी तरह का माहौल बना हुआ है। आज ये जो संसद में सब कुछ हो रहा है, आप ये मानकर चलिए उसका कारण ये है संवादहीनता। पक्ष और विपक्ष के बीच में कोई संवाद नहीं है, इस वजह से ये गतिरोध बना हुआ है। विपक्षी दल आज तक ये स्वीकार नहीं कर पाए हैं कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला है। पहले 5 साल 14 से 19 तक उनको लगा मतदाता ने गलती कर दी है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। तो वो सुधारते कैसे? राज्यसभा के जरिए सुधार करने की कोशिश होती रही, क्योंकि राज्यसभा में बहुमत नहीं था बीजेपी के पास या एनडीए के पास। लेकिन 19 के बाद तो वो बहुमत भी जुटा लिया है बीजेपी एनडीए ने, तो वहाँ से भी अब सुधार की गुंजाइश नहीं रह गई। इसकी वजह से आप देखिए लगातार विरोध, हर बात पर विरोध, ना विरोध का मुद्दा हो तो खोज कर विरोध का मुद्दा विरोध। तो विपक्ष का इतना नकारात्मक रवैया जो है उसका एक ही कारण है कि जनादेश को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और ये स्थिति बदलने वाली नहीं है। 2024 के बाद क्या होगा देखेंगे, लेकिन इसमें कोई बड़ा बदलाव आ जाएगा ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।